कभी आपने सोचा है कि हम समय को कैसे जानते हैं? क्यों हर घड़ी की टिक टिक हमें एक दिशा में ले जाती है जिसे हम कभी बदल नहीं सकते? क्यों सुबह होती है, फिर शाम और फिर रात, और हम उस प्रवाह में बहते चले जाते हैं जैसे किसी अदृश्य नदी में बिना किनारे के? समय, ये शब्द जितना सामान्य लगता है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है। और आज हम उसी रहस्य को समझेंगे। तुम्हें तारों को देखकर अनुमान लगाया कि समय कितना बीत चुका है। यही समय की हमारी सबसे पहली घड़ी थी, प्रकृति। धरती का घूमना, सूरज का उदय और अस्त होना, चांद का आकार बदलना, मौसम का आना जाना, ये सब हमारे पूर्वजों के लिए समय के संकेत थे। पर समय को बस महसूस करने और देखने से आगे उसे मापने की जरूरत कब महसूस हुई? जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, कृषि आई, समाज बना और फिर व्यापार शुरू हुआ, अब जरूरी हो गया कि समय को मापा जाए, ताकि बीज कब बोने हैं, फसल कब काटनी है, व्यापार कब करना है, यह तय किया जा सके। और तभी से इंसान ने समय को गिनना शुरू किया। मेसोपोटामिया की सभ्यता में लगभग 5000 साल पहले लोगों ने समय को दिन और रात में बांटना शुरू किया। इन्होंने 60 का आधार अपनाया, और इसीलिए आज भी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। पर उस समय ना तो डिजिटल घड़ियां थीं, ना क्वार्ट्स घड़ियां, ना परमाणु घड़ियां। तो फिर वो लोग समय कैसे गिनते थे? सूर्य घड़ी, यह समय मापने का पहला उपकरण था। एक लंबी छड़ी या पत्थर जमीन में खड़ा कर देते थे। जैसे जैसे दिन चढ़ता, छाया की दिशा और लंबाई बदलती रहती। यही छाया उन्हें बताती थी कि सुबह है, दोपहर है या शाम हो चुकी है। सूर्य की मदद से बनी ये घड़ी सीमित थी, क्योंकि ये सिर्फ दिन में ही काम करती थी। रात के समय या बादलों में ये बेकार हो जाती। इसके बाद आया जल घड़ी। एक बर्तन में धीरे धीरे पानी टपकता था और उससे पता चलता था कि कितना समय बीता है। फिर रेत घड़ी आई, जिसे हम सैंड क्लॉक भी कहते हैं। इन सब घड़ियों की एक ही समस्या थी, ये सब अनुमान पर आधारित थीं। इनमें सही सटीकता नहीं थी, और इसी सटीकता की तलाश इंसान को विज्ञान की ओर ले गई। आइए अब थोड़ा सा सोचें। हम आज जिस सेकंड को जानते हैं, जिसे हम इतना छोटा समय मानते हैं कि उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देते, क्या आप जानते हैं कि वो सेकंड क्या है? वो कहां से आया? क्यों 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड? तो सबसे पहले जानिए कि सेकंड शब्द का अर्थ क्या है। सेकंड का मूल अर्थ है दूसरा भाग। यह उस समय को दर्शाता है जो 1 मिनट के बाद आता है, एक और छोटा टुकड़ा। पुराने समय में सेकंड को परिभाषित किया गया था पृथ्वी के घूमने के आधार पर। एक दिन यानी पृथ्वी का एक घूर्णन, उसको 24 घंटों में बांटा गया। फिर 1 घंटे को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकंड में। तो इसका अर्थ यह था कि एक दिन के कुल 86,400 हिस्से होते हैं, और वो हर हिस्सा 1 सेकंड कहलाया। पर यह परिभाषा वैज्ञानिक रूप से गलत थी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का घूमना स्थिर नहीं है। कभी यह तेज होती है, कभी धीमी, कभी टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से असर होता है, तो कभी ज्वार भाटा का खिंचाव। तो सवाल उठता है कि क्या समय स्थिर है? क्या 1 सेकंड हमेशा एक जैसा ही रहता है? और अगर नहीं, तो हम कैसे तय करें कि 1 सेकंड क्या है? अब शुरू होती है असली विज्ञान की यात्रा। 20वीं शताब्दी में जब अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल शास्त्र और क्वांटम फिजिक्स का विकास हुआ, तब वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि पृथ्वी पर आधारित समय मापन स्थिर नहीं है। हमें एक ऐसी परिभाषा चाहिए जो कभी ना बदले, जो पूरी दुनिया में हर जगह हर हाल में एक जैसी हो। और इसका जवाब छुपा था परमाणु में। 1955 में वैज्ञानिकों ने पहली परमाणु घड़ी बनाई। इस घड़ी में सीजियम 133 नामक तत्व का उपयोग किया गया। जब यह तत्व ऊर्जा अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है, तो वो एक खास आवृत्ति पर कंपन करता है। यह कंपन इतनी स्थिर होती है कि इसे समय मापने के लिए आधार बनाया गया। तो 1967 में वैज्ञानिकों ने सेकंड को नए तरीके से परिभाषित किया। 1 सेकंड वो समय है
जिसमें सीजियम 133 परमाणु के 2 ऊर्जा स्तरों के बीच 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 बार कंपन होता है। अब ये एकदम सटीक परिभाषा थी, ना कोई अनुमान, ना प्रकृति का बदलता रूप, ना पृथ्वी की गति का असर। अब समय इंसान के नियंत्रण में था। और सोचिए, आज हमारी पूरी दुनिया इसी सेकंड पर चल रही है। आपके मोबाइल की घड़ी, जीपीएस सिस्टम, अंतरिक्ष यान, बैंकिंग नेटवर्क, इंटरनेट सर्वर, सब इस 1 सेकंड की परिभाषा पर आधारित हैं। आप जब व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करते हैं, या जब जीपीएस से रास्ता खोजते हैं, या जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान को चांद की कक्षा में भेजते हैं, हर चीज उस 1 सेकंड की सटीकता पर निर्भर है। क्योंकि अगर 1 सेकंड भी गड़बड़ हो जाए तो इंटरनेट की घड़ियां असंगत हो जाएंगी, सैटेलाइट्स गलत दिशा में जा सकते हैं और आपके बैंक ट्रांजैक्शन भी असफल हो सकते हैं। पर एक सवाल और उठता है, क्या समय सच में एक चीज है? क्या यह केवल हमारी कल्पना है? क्या समय किसी बहती हुई नदी जैसा है, या वो बस एक माप है जो हमने बनाया है? यह सवाल हमें ले जाता है समय के दर्शन और सापेक्षता के सिद्धांत की ओर, पर वो हम जानेंगे अगले भाग में। हमने पिछली यात्रा में देखा समय को इंसान ने कैसे महसूस किया, फिर कैसे उसे मापने की कोशिश की और आखिरकार परमाणु स्तर तक पहुंचकर सेकंड को एक अटूट परिभाषा दी। पर अब सवाल उठता है, क्या ये समय जिसे हम इतनी मेहनत से मापते हैं, वह सच में अस्तित्व रखता है? क्या ये वास्तव में हमारे चारों ओर बहता है, या ये बस हमारे दिमाग की एक कल्पना है? इस रहस्य की गहराइयों में उतरने के लिए हमें 20वीं सदी की शुरुआत में चलना होगा, जब एक युवा वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन एक सामान्य क्लर्क के रूप में स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट दफ्तर में काम कर रहा था। उसी दफ्तर में बैठकर वो एक ऐसे विचार पर सोच रहा था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा, सापेक्षता का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। अब थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं और वह ट्रेन बहुत तेज, लगभग प्रकाश की गति से चल रही है। आप ट्रेन के अंदर घड़ी देखते हैं, वह बिल्कुल सामान्य गति से चल रही है। पर अब अगर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर आपकी ट्रेन को देख रहा है और वह आपकी घड़ी को किसी विशेष वैज्ञानिक यंत्र से देख सके, तो उसे वह घड़ी धीमे चलती नजर आएगी। आप सोचेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? यही है समय का सापेक्ष होना। समय स्थिर नहीं है, वह आपके गति पर निर्भर करता है। अगर आप तेज गति से चलते हैं तो समय आपके लिए धीमा हो जाता है, और अगर आप रुक जाते हैं तो समय सामान्य रूप से चलता है। यह सिद्धांत इतना चौंकाने वाला था कि उस समय बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे समझने से मना कर दिया था, पर समय के साथ प्रयोगों ने इसे सिद्ध कर दिया। अब आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। 2 जुड़वा भाई हैं, एक पृथ्वी पर रहता है और दूसरा एक अंतरिक्ष यान में बैठकर प्रकाश की गति से यात्रा पर निकलता है। जब वह भाई कई वर्षों बाद वापस लौटता है तो वह अपने भाई की तुलना में कम उम्र का होता है। हैरानी की बात है ना? पर यह सच है और इसे ट्विन पैराडॉक्स कहा जाता है। यह प्रयोग भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे आप तेज गति से चलते हैं, समय आपके लिए धीमा हो जाता है। यह न कोई जादू है, न कोई भ्रम, यह सटीक विज्ञान है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ विचारों का खेल है, या ये असल जिंदगी में भी काम आता है? तो जानिए, आज आपके मोबाइल में जो जीपीएस सिस्टम काम करता है, वो इसी सिद्धांत पर निर्भर करता है। जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी से ऊपर तेज गति से घूम रहे होते हैं। अगर उनकी घड़ी पृथ्वी की घड़ी से मिलती ना हो तो वे आपको गलत लोकेशन दिखाएंगे। इसलिए वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के सिद्धांत को ध्यान में रखकर उन सैटेलाइट्स की घड़ी को विशेष रूप से एडजस्ट किया है। मतलब, हर बार जब आप गूगल मैप्स खोलते हैं और सही दिशा में पहुंचते हैं, तो आप आइंस्टाइन के सिद्धांत का प्रयोग कर रहे होते हैं, बिना उसे जाने हुए। तो अब हम समझते हैं कि समय स्थिर नहीं है, वह गति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर बदलता है। ये सच्चाई पहले की घड़ियों में नहीं थी, पर आधुनिक विज्ञान ने इसे उजागर कर दिया है। अब आइए इस यात्रा को और गहरा करें।
समय केवल गति से ही नहीं बदलता, बल्कि गुरुत्वाकर्षण भी उसे प्रभावित करता है। जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण होगा, उतना धीमा समय चलेगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने 2 सटीक परमाणु घड़ियां लीं। एक को समुद्र तल पर रखा और दूसरी को ऊंचे पर्वत पर। कुछ दिनों बाद दोनों की तुलना की गई और नतीजा यह निकला, पहाड़ पर रखी घड़ी थोड़ा तेज चल रही थी। क्योंकि पर्वत पर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कम होता है, इसलिए समय वहां थोड़ी तेजी से चलता है। यह एक चमत्कार नहीं, बल्कि वास्तविकता है। अब जब हम जानते हैं कि समय गुरुत्वाकर्षण और गति से बदलता है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या समय को मोड़ा जा सकता है? क्या भविष्य में जाना संभव है, या क्या हम अतीत में लौट सकते हैं? इन सवालों का उत्तर अभी विज्ञान के पास पूर्ण रूप से नहीं है। पर एक बात तो तय है कि हम जो समय मापते हैं, वह केवल एक दिशा में नहीं बहता, बल्कि एक ऐसी सतह की तरह है जिसे मोड़ा भी जा सकता है। इसी सिद्धांत को समझने के लिए आइए अब हम चलते हैं समय और स्थान के संबंध की ओर, जिसे विज्ञान में कहा जाता है स्पेस टाइम कंटिन्यूअम। स्पेस और टाइम ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही कपड़े के 2 धागे हैं। जैसे आप किसी चादर को खींचें और उस पर एक भारी गेंद रखें, तो वह चादर नीचे की ओर झुक जाती है। अब अगर आप एक छोटी गेंद उस चादर पर घुमाएं, तो वह झुकी हुई जगह के आसपास घूमेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह चादर स्पेस टाइम है और सूरज एक बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल है। इसी वजह से ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं और यही झुकाव समय को भी प्रभावित करता है। तो गुरुत्वाकर्षण केवल वस्तुओं को खींचता नहीं, बल्कि समय को भी झुका देता है। अब कल्पना कीजिए, अगर कोई ऐसा स्थान हो जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा हो, जैसे कोई ब्लैक होल, तो वहां समय लगभग रुक सकता है। इस विचार को हम आगे गहराई से समझेंगे, पर एक बात तो अब आप समझ ही गए होंगे कि समय वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। यह न तो सीधा बहता है, न हर जगह एक जैसा होता है, और न ही यह केवल घड़ी की सुइयों से मापा जा सकता है। समय एक रहस्य है जिसे हमने परखा है, मापा है और अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। लेकिन अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। आगे हम जानेंगे कि परमाणु घड़ी के बाद अब वैज्ञानिक किस दिशा में सोच रहे हैं। क्या कोई और सटीक तरीका है समय को मापने का? और क्या समय को रोका जा सकता है? इन सभी सवालों की गहराई में उतरेंगे हम अगले भाग में। हमारी यह यात्रा अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां समय को मापने के विज्ञान ने अपने सबसे सटीक उपकरण परमाणु घड़ी को पार करना शुरू कर दिया है। हमने जाना कि कैसे सीजियम 133 परमाणु के 9 अरब से ज्यादा कंपनों को आधार बनाकर 1 सेकंड की परिभाषा तय की गई। पर विज्ञान कभी भी ठहरता नहीं। जैसे ही हम किसी एक सच्चाई को पकड़ते हैं, एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। क्या हम इससे भी ज्यादा सटीक समय माप सकते हैं? क्या कोई ऐसी घड़ी बनाई जा सकती है जो परमाणु घड़ी से भी अधिक शुद्ध हो? उत्तर है हाँ, और यही हमें ले जाता है एक और नए अध्याय की ओर, ऑप्टिकल क्लॉक्स यानी प्रकाश आधारित घड़ियां। ऑप्टिकल क्लॉक्स या कहें प्रकाश घड़ियां वास्तव में एक क्रांतिकारी खोज हैं। ये परमाणु घड़ियों से 1000 गुना अधिक सटीक हो सकती हैं, पर इनका सिद्धांत थोड़ा गहरा है, तो चलिए धीरे धीरे समझते हैं। जैसे सीजियम 133 परमाणु की एक निश्चित आवृत्ति होती है, वैसे ही कुछ अन्य परमाणु और आयन होते हैं जो और भी तेज कंपन करते हैं, इतने तेज कि उनकी कंपन गति को मापने के लिए प्रकाश का उपयोग करना पड़ता है। यह कंपन पेटाहर्ट्ज के स्तर पर होता है, यानी 1 सेकंड में 1 क्वाड्रिलियन बार। अब सोचिए, जब आप किसी ऐसी चीज से समय मापते हैं जो 1 सेकंड में खरबों बार दोहराई जाती है, तो उसमें त्रुटि की संभावना बेहद कम हो जाती है। ऑप्टिकल क्लॉक्स का निर्माण आज कुछ ही प्रयोगशालाओं में किया गया है, जैसे अमेरिका की NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी या जापान की रिकेन संस्था। ये घड़ियां इतने सटीक समय दे सकती हैं कि अगर वे अरबों वर्षों तक चलें तो भी उनमें 1 सेकंड का फर्क नहीं आएगा। पर सवाल यह उठता है कि हमें इतनी सटीकता की जरूरत क्यों है? क्या 1 सेकंड को 9 अरब कंपन से मापना काफी नहीं था? तो अब खरबों बार क्यों मापें? यहां उत्तर है भविष्य की तकनीक। भविष्य में जब इंसान अंतरिक्ष में लंबी यात्राएं करेगा
या जब क्वांटम कंप्यूटर आम हो जाएंगे, या जब संचार और रक्षा प्रणाली को नैनोसेकंड्स के भीतर तालमेल में रखना होगा, तब हमें एक ऐसी घड़ी चाहिए होगी जो किसी भी अन्य सिस्टम से तेज और सटीक हो। सोचिए, अगर एक वैज्ञानिक पृथ्वी से प्लूटो पर एक यान भेजे और वहां हर मिलीसेकंड मायने रखे, तो उसे समय की ऐसी परिभाषा चाहिए जो परमाणु कंपन से भी तेज हो, और वहीं ऑप्टिकल क्लॉक्स काम आएंगी। अब बात करते हैं उस कल्पना की जो शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठती है। क्या समय को रोका जा सकता है? क्या हम अतीत में जा सकते हैं या भविष्य में झांक सकते हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है, उसका उत्तर उतना ही जटिल और विज्ञान से भरा है। समय को रोका जा सकता है, सैद्धांतिक रूप से। हमने पिछले भाग में जाना कि जब आप प्रकाश की गति के पास पहुंचते हैं तो समय आपके लिए धीमा हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप प्रकाश की गति से चलें तो आपके लिए समय लगभग रुक जाएगा। यह सिर्फ सैद्धांतिक गणनाओं में ही नहीं, बल्कि आधुनिक भौतिकी के सबसे सशक्त सिद्धांत सापेक्षता में प्रमाणित है। पर व्यावहारिक रूप से कोई भी वस्तु, चाहे वो इंसान हो या यान, प्रकाश की गति तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए समय को पूरी तरह रोक पाना हमारे वर्तमान तकनीक से संभव नहीं है। पर धीमा करना, हाँ, वो हो सकता है। तो क्या हम भविष्य में जा सकते हैं? जी हाँ, और यह भी एक प्रकार की टाइम ट्रैवल कहलाती है, जिसे फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल कहते हैं। इसे हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। जैसे जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी की तुलना में तेज गति से चलते हैं और वहां घड़ियां थोड़ा आगे बढ़ जाती हैं। तो अगर कोई इंसान अंतरिक्ष में कई वर्षों तक रहे तो वह पृथ्वी पर लौटने पर देखेगा कि यहां उससे अधिक वर्ष बीत चुके हैं। अब रहा सवाल, क्या हम अतीत में जा सकते हैं? इस पर विज्ञान आज भी शोध कर रहा है। कुछ सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं, जैसे वर्म होल्स, क्लोज टाइम लाइक कर्व्स या टाइम लूप्स, जो यह संकेत देती हैं कि समय को मोड़कर अतीत में झांका जा सकता है। परंतु इनमें से कोई भी अवधारणा अब तक व्यावहारिक नहीं हो सकी है। और अगर अतीत में जाना संभव हो भी जाए, तो सवाल यह होगा कि क्या हम अतीत को बदल सकते हैं? क्या हम कोई गलती सुधार सकते हैं? या समय अपने आप में इतना स्थिर है कि उसमें दखल ही नहीं दिया जा सकता? यह सवाल विज्ञान को दार्शनिकता की ओर ले जाते हैं। जहां विज्ञान उत्तर खोजता है, वहीं दर्शन शास्त्र पूछता है, क्या समय सच में एक वास्तविक चीज है या बस हमारे मस्तिष्क की अनुभूति? बिल्कुल वैसे ही जैसे कैलेंडर या सप्ताह के 7 दिन, ये सब हमारे बनाए हुए हैं। वास्तव में प्रकृति में कोई सोमवार या शुक्रवार नहीं होता, वो बस समय को गिनने का एक तरीका है। अब जब हमने समय को इस गहराई से देख लिया है, तो अगला सवाल आता है, क्या समय एक दिशा में ही बहता है या यह दोनों ओर जा सकता है? हमारा अनुभव कहता है, समय हमेशा भविष्य की ओर बढ़ता है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और अंत में मृत्यु आती है। घटनाएं एक क्रम में घटती हैं, पहले ए, फिर बी, फिर सी। इसे विज्ञान में कहा जाता है एरो ऑफ टाइम, समय का तीर। पर विज्ञान कहता है कि अगर हम परमाणु स्तर पर जाएं, तो वहां पर समय उल्टा भी चल सकता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कणों की दुनिया में घटनाएं समय को पीछे ले जाकर भी घट सकती हैं। तो फिर सवाल यह है कि हमारा अनुभव समय को केवल एक दिशा में महसूस क्यों करता है? इसका उत्तर हमें मिलेगा एंट्रोपी में, एक सिद्धांत जो समय की दिशा को परिभाषित करता है, और इसी सिद्धांत की ओर हम बढ़ेंगे। समय एक रहस्य जो जितना हमारे चारों ओर मौजूद है, उतना ही हमारी समझ से बाहर भी। हमने अब तक जाना कि समय स्थिर नहीं है, वो गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। हमने ये भी देखा कि समय को मापने की इंसानी यात्रा कैसे सूर्य घड़ी से शुरू होकर परमाणु कंपन तक पहुंची और अब प्रकाश की सटीक धड़कनों तक पहुंच रही है। लेकिन अब हम उस सवाल के बहुत करीब हैं जो सबसे गहरा है, समय एक ही दिशा में क्यों बहता है? क्यों हम हमेशा अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ते हैं? क्यों हम जन्म लेते हैं और फिर एक दिन मृत्यु की ओर बढ़ जाते हैं, पर कभी पीछे नहीं लौट पाते? क्या आपने कभी सोचा है, आप एक टूटी हुई प्लेट को दोबारा खुद ब खुद जुड़ते हुए नहीं देखते। पिघली हुई बर्फ कभी अपने आप दोबारा बर्फ नहीं बनती। कोई अजली मोमबत्ती कभी खुद से फिर से लंबी नहीं हो जाती। ऐसा क्यों है? यहां विज्ञान की एक अद्भुत अवधारणा सामने आती है, एंट्रोपी।
एक ऐसा सिद्धांत जो समय की दिशा तय करता है, एक अदृश्य धारा जो हर वस्तु को अस्थिरता की ओर धकेलती है। एंट्रोपी का अर्थ है प्रणाली में मौजूद अव्यवस्था या गड़बड़ी की मात्रा। इसका मूल सिद्धांत थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम में छुपा है, जो कहता है कि किसी भी बंद प्रणाली में समय के साथ एंट्रोपी बढ़ती है। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आप एक साफ सुथरे कमरे में बैठे हैं। अगर आप उसमें कुछ घंटे रहें, खाना खाएं, कपड़े फेंकें, किताबें निकालें, तो धीरे धीरे वो कमरा बिखरने लगेगा। और अगर आप उसमें कुछ ना भी करें तो धूल तो अपने आप ही जमने लगेगी। अब सोचिए, क्या वो कमरा बिना किसी प्रयास के दोबारा साफ हो सकता है? उत्तर है नहीं, क्योंकि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, बिखराव बढ़ता है, व्यवस्था टूटती है। यही सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। हमारा ब्रह्मांड भी, जिसने कभी एक अत्यधिक व्यवस्थित, अत्यंत गर्म और सघन अवस्था बिग बैंग से जन्म लिया था, आज लगातार फैल रहा है और उसके कण बिखरते जा रहे हैं। हर तारे का जलना, हर ग्रह का घूमना, हर पत्ते का गिरना, हर सांस लेना, सब एंट्रोपी को बढ़ा रहे हैं। और यही एंट्रोपी तय करती है कि समय एक दिशा में ही चलता है, बिग बैंग से आज तक और आगे तक। हम अतीत को देख सकते हैं क्योंकि वो अधिक व्यवस्थित था, और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है क्योंकि वो अधिक अव्यवस्था लिए होता है। अब एक और सुंदर उदाहरण लें। जब आप एक कप में चाय बनाते हैं, चीनी डालते हैं और मिलाते हैं तो वो मीठा बन जाता है। पर क्या कभी ऐसा होता है कि वो चाय खुद ब खुद दोबारा मीठे पानी और शक्कर में बदल जाए? नहीं, क्योंकि एंट्रोपी यानी अव्यवस्था एक दिशा में बढ़ती है, इसलिए समय भी एक दिशा में बहता है। अब सवाल यह है कि क्या हम समय को उल्टा बहने पर मजबूर कर सकते हैं? वैज्ञानिक उत्तर है शायद नहीं, क्योंकि समय को पलटने के लिए हमें ब्रह्मांड की हर प्रक्रिया को उल्टा करना होगा, हर कण को उसकी पिछली स्थिति में रखना होगा, और यह इतना असंभव है जितना एक नदी को ऊपर की ओर बहाना। पर यह विचार कि समय की दिशा केवल एंट्रोपी पर आधारित है, एक गहरी दार्शनिक सोच को जन्म देता है। क्या हम सिर्फ इसलिए बूढ़े होते हैं क्योंकि एंट्रोपी बढ़ती है? क्या हमारी यादें अतीत में इसलिए रहती हैं क्योंकि वो अधिक सुव्यवस्थित था? विज्ञान कहता है हां, हमारी स्मृति भी उसी दिशा में काम करती है जिस दिशा में एंट्रोपी बढ़ती है। हम अतीत को याद कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं वो कैसा था, वो एक सुव्यवस्थित तस्वीर है। पर हम भविष्य को नहीं जानते क्योंकि वो अब तक बना ही नहीं है। वो एंट्रोपी की अगली अवस्था है और उसमें असंख्य संभावनाएं छिपी हैं। अब सोचिए, ब्रह्मांड के सबसे बड़ी घड़ी क्या है? ये ना कोई मशीन है, ना कोई यंत्र है, वो है खुद ब्रह्मांड। बिग बैंग से लेकर आज तक और अंततः उसकी मृत्यु तक, हर अवस्था एक टाइमलाइन है, एक घड़ी की टिक टिक है। इस घड़ी की सुइयां तारों के फटने से बनती हैं, गैस के बादलों से, ग्रहों की परिक्रमा से और हमारी सांसों से। हर बार जब हम कुछ करते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, रोते हैं या हंसते हैं, हम उस ब्रह्मांडीय घड़ी का हिस्सा बनते हैं जिसकी दिशा केवल एक ओर है। लेकिन क्या ये अंत है? नहीं, क्योंकि अब सवाल आता है, अगर समय ब्रह्मांड का हिस्सा है तो क्या ब्रह्मांड के साथ समय का भी अंत होगा? क्या समय भी मर सकता है? क्या एक ऐसा क्षण आएगा जब समय की घड़ी रुक जाएगी? इसका उत्तर हमें ब्रह्मांड की अंतिम अवस्था में मिलेगा, और वहीं से शुरू होगा अगला भाग, जहां हम जानेंगे समय की मृत्यु और क्या वो सच में हो सकती है। अब तक की इस यात्रा में हम समय की धड़कनों को महसूस कर चुके हैं। हमने देखा कि कैसे समय हमारी धमनियों में बहता है, कैसे वो ब्रह्मांड के हर कोने में कंपन करता है, और कैसे उसके आगे सब कुछ झुकता है, गति, गुरुत्व और चेतना। पर अब हम उस सवाल के बिल्कुल करीब आ पहुंचे हैं जो सबसे गूंजता हुआ और सबसे डरावना है। क्या समय भी एक दिन खत्म हो जाएगा? क्या वो क्षण आएगा जब घड़ियां चुप हो जाएंगी, हर गति रुक जाएगी और पूरा ब्रह्मांड एक अनंत मौन में डूब जाएगा? इस अध्याय की शुरुआत होती है वहां से जहां विज्ञान अपनी सीमाओं तक पहुंच चुका है, जहां खगोल शास्त्र, क्वांटम भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान एक साथ सर झुकाते हैं और समय की अंतिम अवस्था की कल्पना करते हैं।
हमारा ब्रह्मांड वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। उसका जन्म एक अत्यधिक सघन, गर्म और ऊर्जा से भरे बिंदु से हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस क्षण समय की शुरुआत हुई थी। हाँ, आपने सही सुना। बिग बैंग से पहले समय नहीं था, क्योंकि पहले जैसा कोई शब्द वहां मौजूद ही नहीं था। समय और स्थान दोनों की शुरुआत उसी पल से हुई। और जब समय की शुरुआत हो सकती है, तो क्या उसका अंत भी संभव है? वैज्ञानिकों ने इस पर 3 प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। 3 संभावनाएं, 3 ब्रह्मांडीय नियतियां, जो तय करेंगी कि समय का भविष्य कैसा होगा। पहला सिद्धांत, बिग क्रंच, समय की वापसी। इस सिद्धांत के अनुसार एक दिन ब्रह्मांड का फैलाव रुक जाएगा, फिर वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। हर गैलेक्सी, हर तारा, हर ग्रह एक दूसरे के करीब आते हुए फिर उसी सघन बिंदु में समा जाएंगे जहां से सब शुरू हुआ था। ये एक ब्रह्मांडीय सांस जैसी कल्पना है, जिसमें ब्रह्मांड फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर दोबारा फैलता है। अगर ऐसा होता है तो समय भी उसी बिंदु पर जाकर ठहर जाएगा, या शायद उल्टा चलना शुरू कर देगा। लेकिन आज के वैज्ञानिक पर्यवेक्षण कहते हैं कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज होता जा रहा है। तो बिग क्रंच अब एक कमजोर संभावना बन चुकी है। दूसरा सिद्धांत, हीट डेथ, यानी समय की शांत मौत। इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने सबसे अधिक समर्थन दिया है। इसे थर्मल इक्विलिब्रियम या हीट डेथ भी कहा जाता है। मान लीजिए ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है, हर गैलेक्सी, हर तारा एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हर ऊर्जा बिखर जाएगी, हर तारा बुझ जाएगा, हर प्रक्रिया ठंडी हो जाएगी। कोई गति नहीं बचेगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई प्रकाश नहीं जलेगा। हर जगह सिर्फ पूर्ण शून्यता होगी। और वही होगा समय का अंत, क्योंकि समय केवल वहीं तक जीवित है जहां कुछ बदलता है, जहां कोई घटना घटती है। और जब कुछ भी ना घटे तो समय भी निष्क्रिय हो जाता है। हीट डेथ में ब्रह्मांड मरता नहीं, वो बस सो जाता है अनंत काल के लिए। तीसरा सिद्धांत, बिग रिप, यानी समय की चीखती मृत्यु। यह सबसे भयानक कल्पना है। अगर ब्रह्मांड का विस्तार इतना तेज होता गया कि वो केवल गैलेक्सियों को नहीं, बल्कि तारों, ग्रहों, परमाणुओं, यहां तक कि स्पेस टाइम के ताने बाने को भी फाड़ दे, तो इसे कहते हैं बिग रिप। इस स्थिति में हर चीज एक दूसरे से अलग हो जाती है। कण, क्वार्क, यहां तक कि समय की बनावट भी टूट जाती है। और तब समय एक विस्फोट में समाप्त हो जाएगा, जिसे हम अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। ये परिकल्पना अब भी बहस का विषय है, पर यह वैज्ञानिक रूप से डार्क एनर्जी के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। इन सब सिद्धांतों में एक बात समान है, समय अनंत नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो शुरू हुई थी और जो एक दिन पूरी भी हो सकती है। ये जानना एक अजीब सा एहसास देता है कि हम जो हर दिन घड़ी की सुइयों के पीछे दौड़ते हैं, जो 1 सेकंड की सटीकता पर अपने निर्णय लेते हैं, वो सेकंड एक दिन पूरी तरह रुक सकते हैं। और वो दिन ना कोई कैलेंडर में आएगा, ना कोई तारीख दिखाएगा। वो होगा समय का अंत, एक मौन जिसमें सब कुछ समा जाएगा। पर इसी विचार से एक और खूबसूरत बात जन्म लेती है कि आज जो समय हमारे पास है वो अमूल्य है, क्योंकि वो अनंत नहीं है, क्योंकि वो सीमित है। और जो सीमित होता है वही मूल्यवान होता है। जब हम ये समझते हैं कि समय एक दिन समाप्त हो सकता है, तो हम उसे और गहराई से जीने लगते हैं। हर सांस, हर क्षण, हर स्मृति, इनमें एक ब्रह्मांडीय सुंदरता छिपी होती है। अब जब हम समय की शुरुआत और उसके अंत को जान चुके हैं, तो अगला बड़ा सवाल है, क्या समय को हम महसूस करते हैं उसी तरह जैसा वो है, या हमारी चेतना उसे बदल कर देखती है? अगले भाग में हम गहराई से जानेंगे समय और चेतना का रहस्य। क्या समय केवल भौतिक प्रक्रिया है, या वो हमारे मस्तिष्क की संरचना में ही छिपा हुआ है? समय को समझने के लिए अब तक हमने विज्ञान की दृष्टि से जाना कि वो कैसे काम करता है, कैसे वो हमारे ब्रह्मांड के फैलाव से जुड़ा है, और कैसे एक दिन उसका अंत भी हो सकता है। लेकिन अब जो सवाल हमारे सामने है वो विज्ञान से भी गहरा है। क्या हम समय को वैसे ही अनुभव करते हैं जैसा वो असल में होता है?
या हमारा मस्तिष्क, हमारी चेतना उसे किसी और रूप में देखती है? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही रहस्यमय और चौंकाने वाला भी है। आइए एक छोटा सा अनुभव करते हैं। मान लीजिए आप अकेले बैठे हैं एक शांत कमरे में, बिना किसी घड़ी या आवाज के। अब आप आंखें बंद करते हैं और केवल सांसों को महसूस करते हैं। कुछ ही समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि समय बहुत धीमा हो गया है। फिर सोचिए, आप किसी मजेदार फिल्म में डूबे हुए हैं। वो 2 घंटे मानो पलक झपकते ही बीत जाते हैं। ये दोनों अनुभव सच्चे हैं, लेकिन दोनों में समय अलग अलग लगता है। पर क्या सच में समय बदल रहा है? नहीं, बदल रही है तो केवल आपकी चेतना। हमारा मस्तिष्क समय को एक बहती नदी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक धड़कते हुए अनुभव की तरह समझता है। हर अनुभव, हर स्मृति, हर भावना समय को आकार देती है। यही कारण है कि बचपन की गर्मियों की छुट्टियां इतनी लंबी लगती थी, जबकि अब के सप्ताह एक झपकी जितने छोटे लगते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे सब्जेक्टिव टाइम परसेप्शन कहा है, यानी व्यक्तिगत समय की अनुभूति। ये अनुभूति उम्र, भावनाओं, ध्यान की स्थिति और यहां तक कि हमारे शरीर की रसायन प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे मस्तिष्क में एक विशेष भाग है, सुप्राकायज़मैटिक न्यूक्लियस यानी SCN, जो हमारे शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। ये घड़ी हमारे सोने जागने के चक्र, भूख, हार्मोन रिलीज और यहां तक कि हमारी मूड पर असर डालती है। ये जैविक समय यानी बायोलॉजिकल टाइम हमारी चेतना का आधार बनता है, लेकिन ये भी बाहरी संकेतों पर निर्भर करता है, जैसे सूरज की रोशनी, दिन रात का क्रम और हमारे कार्यों की नियमितता। तो एक तरह से देखा जाए तो हम समय को वैसे नहीं देख रहे जैसा वो बाहर है, बल्कि वैसा जैसा हमारा मस्तिष्क उसे बनाता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में महीनों तक बंद रहे, बिना घड़ी, बिना सूरज की रोशनी के, तो उसका समय बोध पूरी तरह बदल जाता है। ऐसे प्रयोग वैज्ञानिकों ने किए हैं। एक मशहूर प्रयोग में एक व्यक्ति को अंधेरे में रखा गया था। वो मानता रहा कि केवल 30 दिन हुए हैं, जबकि वास्तव में 60 दिन बीत चुके थे। क्यों? क्योंकि उसकी भीतरी घड़ी ने समय की गति को धीमा कर दिया था। यहां से ये प्रश्न उठता है कि क्या समय केवल एक भौतिक यंत्रों से मापी जाने वाली चीज है, या वो हमारे भीतर, हमारे अनुभवों में भी आकार लेता है? अब यहां से हम जुड़ते हैं एक और रोचक विचार से। क्या चेतना के बिना समय का कोई अस्तित्व है? कल्पना कीजिए एक निर्जन ग्रह को, जहां ना कोई प्राणी है, ना कोई मस्तिष्क। वहां दिन और रात आते जाते हैं, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन क्या समय महसूस किया जा रहा है? या समय तभी जागता है जब कोई उसे देखने, समझने, अनुभव करने वाला होता है? यह सवाल सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि आधुनिक भौतिकी और चेतना विज्ञान का भी हिस्सा बन चुका है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि जब तक कोई पर्यवेक्षक ना हो, किसी भी घटना की स्थिति निश्चित नहीं होती। यानी बिना चेतना के सृष्टि में कुछ भी तय नहीं है। तो क्या समय भी तभी अस्तित्व में आता है जब कोई उसे देखता है, मापता है, महसूस करता है? ये विचार हमें समय के एक गहरे भावनात्मक पक्ष की ओर ले जाता है। हम समय को जितना महसूस करते हैं, उतना ही वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। हमारे जीवन की यादें, किसी प्रियजन की हंसी, किसी यात्रा की ठंडी हवा, किसी आंसू का नमक, ये सब समय की भावनात्मक छवियां हैं। ये सेकंड, मिनट, घंटों में नहीं बनती, बल्कि दिल और दिमाग पर अंकित रहती हैं। यही कारण है कि कभी-कभी एक पुरानी तस्वीर देखते ही समय रुक सा जाता है। हम वहीं लौट जाते हैं जहां वो क्षण जिया था। उस पल की गर्माहट, उसकी गूंज, उसकी सिहरन, वो सब दोबारा जीवित हो जाती हैं। तो अब हम एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जहां समय केवल गणना नहीं रह जाता, वो एक अनुभव बन जाता है। एक कविता, एक धड़कन, एक मौन, जो केवल हमारी चेतना में आकार लेती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर समय को हम इस तरह अनुभव करते हैं तो हम उसे मापते कैसे हैं? इसका उत्तर छुपा है सेकंड की परिभाषा में। वो सेकंड
जो हमने घड़ी की सुई से सीखा था, जो हमारी दिनचर्या को तय करता है, जो हर कंप्यूटर, सैटेलाइट और मोबाइल नेटवर्क को संतुलित रखता है, वो वास्तव में क्या है? अब हम तैयार हैं इस यात्रा के अगले पड़ाव के लिए, सेकंड की वैज्ञानिक परिभाषा को जानने और ये समझने के लिए कि वो कितनी अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया से निर्धारित होता है। हमने अब तक समय को महसूस किया, उसकी दिशा, उसकी सीमा और उसकी चेतना से जुड़ी गहराइयों को जाना, लेकिन समय को समझने का सबसे ठोस तरीका उसे मापना है। और समय को मापने के लिए सबसे छोटा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सटीक इकाई है सेकंड। लेकिन सवाल उठता है, सेकंड आखिर है क्या? क्यों ये इतना खास है? और विज्ञान ने इसे कैसे परिभाषित किया? कभी बहुत पहले लोगों के लिए एक सेकंड का अर्थ केवल एक साधारण अनुभव था। सूरज के उगने बैठने या दिल की धड़कन की गति से लोग समय का अंदाजा लगाते। बाद में सूरज घड़ियां, पानी घड़ियां और फिर यांत्रिक घड़ियां बनी। इन घड़ियों ने सेकंड को मापा, लेकिन ये सब केवल पृथ्वी के घूमने पर आधारित थीं। पुराने समय में सेकंड की परिभाषा थी एक दिन के 86,400वें हिस्से के बराबर, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 24 गुणा 60 गुणा 60 बराबर 86,400 सेकंड। यानी एक सेकंड वही था जो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 1/86,400 समय लगता। पर इसमें समस्या थी। पृथ्वी का घूमना पूरी तरह स्थिर नहीं है, वो धीमी होती है, तेज होती है। भूकंप, चंद्रमा का प्रभाव और अन्य कारक उसकी गति बदलते रहते हैं। इसलिए समय मापने में छोटे छोटे अंतर आ जाते। वैज्ञानिकों ने महसूस किया, हमें एक ऐसी परिभाषा चाहिए जो कभी न बदले, जो पृथ्वी के मूड पर निर्भर ना हो, जो प्रकृति के किसी स्थिर अटल गुणों पर आधारित हो। और तब आई क्रांति, परमाणु घड़ी की। 1967 में वैज्ञानिकों ने एक नई परिभाषा तय की। अब सेकंड का संबंध पृथ्वी से नहीं, बल्कि परमाणु के कंपन से होगा। परमाणु यानी ब्रह्मांड का सबसे छोटा स्थिर निर्माण खंड। और इनमें से एक खास परमाणु सीजियम 133 वो मानक बना जिसने समय की सबसे सटीक धड़कन दी। आज का वैज्ञानिक सेकंड क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अनुसार एक सेकंड वो समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु के ग्राउंड स्टेट के 2 हाइपरफाइन लेवल्स के बीच 9,19,31,31,770 बार कंपन होते हैं। यानी कि जब ये परमाणु 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है तो उतना समय एक सेकंड कहलाता है। ये परिभाषा अटूट है, क्योंकि परमाणु का ये कंपन कहीं कभी किसी भी जगह हमेशा एक समान रहेगा, चाहे वो पृथ्वी पर हो, अंतरिक्ष में हो या किसी ग्रह पर। अब सोचिए, इन कंपन को पकड़ने के लिए कितनी सटीक मशीन की आवश्यकता होगी। यहीं आती है परमाणु घड़ी। ये घड़ियां सीजियम परमाणु की प्राकृतिक धड़कनों को मापती हैं और समय बताती हैं। इतनी सटीक कि अगर ये अरबों साल तक चले तो भी इनमें केवल एक सेकंड का अंतर आएगा। आज इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट और यहां तक कि आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन सब इन परमाणु घड़ियों के समय पर निर्भर हैं। पर विज्ञान यहां नहीं रुका। जैसा हमने पिछले हिस्से में जाना, अब ऑप्टिकल क्लॉक्स इस परिभाषा को और आगे ले जा रही हैं। ये घड़ियां सीजियम के बजाय ऐसे परमाणु या आयन का उपयोग करती हैं जो और भी तेज और सटीक कंपन करते हैं। इनसे समय मापने की त्रुटि इतनी कम हो सकती है कि यह कल्पना से परे है। अब आप सोच सकते हैं, हमने समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड को इतना सटीक परिभाषित कर लिया, तो क्या हम समय के बारे में सब जान चुके हैं? उत्तर है नहीं, क्योंकि समय केवल एक भौतिक परिभाषा नहीं, बल्कि एक दार्शनिक रहस्य भी है। सेकंड केवल एक धड़कन है जिसे हमने पकड़ लिया, पर वो किसकी धड़कन है? क्या यह ब्रह्मांड की धड़कन है या हमारी चेतना की? यह सवाल हमें ले जाता है एक और दिलचस्प विषय पर। क्या समय की और भी छोटी इकाई होती है? क्या सेकंड के भीतर भी कुछ छुपा हुआ है? वैज्ञानिक मानते हैं कि एक ऐसी इकाई हो सकती है जो समय की सबसे अंतिम अविभाज्य कण हो। इसे कहते हैं प्लैंक टाइम। प्लैंक टाइम इतना छोटा है कि इसकी कल्पना करना लगभग असंभव है। यह लगभग 5.39 गुणा 10 की घात -44 सेकंड है।
यानी एक सेकंड में जितने प्लैंक टाइम होते हैं वो ब्रह्मांड में मौजूद कणों की संख्या से भी कहीं ज्यादा हैं। अगर समय का कोई एटम है तो वो है प्लैंक टाइम। तो अब हमारे पास है सेकंड की परिभाषा, उसका परमाणु आधार और प्लैंक टाइम जैसा सूक्ष्म रहस्य। लेकिन ये सब जानने के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या समय की ये परिभाषाएं हर जगह समान रहती हैं? क्या ब्लैक होल जैसे चरम स्थानों पर भी सेकंड वही रहता है जो हमारी घड़ी बताती है? अगले भाग में हम उतरेंगे ब्लैक होल और समय के विकृति यानी टाइम डायलेशन की गहराई में, जहां सेकंड खिंच जाता है और समय लगभग रुकने लगता है। हमने अभी अभी जाना कि एक सेकंड किस प्रकार परमाणु की धड़कनों से परिभाषित होता है और कैसे ये परिभाषा ब्रह्मांड के किसी भी कोने में समान हो सकती है। पर क्या ये सच में हर जगह समान रहती है? क्या ब्लैक होल जैसे रहस्यमयी स्थानों पर भी सेकंड वही टिकता है जो हमारी घड़ी बताती है? उत्तर है नहीं, क्योंकि ब्लैक होल समय के नियमों को मोड़ देता है, उसे खींच देता है और कुछ हद तक उसे लगभग रोक भी देता है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि उससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। एक विशाल तारे के विस्फोट सुपरनोवा के बाद उसका कोर इतना संकुचित हो जाता है कि उसकी घनत्व अनंत जैसी हो जाती है। इस केंद्र को कहते हैं सिंगुलैरिटी। इसके चारों ओर एक सीमा होती है, इवेंट होराइजन। इसके पार कुछ भी नहीं लौट सकता। अब सोचिए, अगर गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है तो ब्लैक होल के पास क्या होता है? आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक होगा, समय उतना धीमा चलेगा। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि उसके पास समय बेहद धीमा हो जाता है। वो सेकंड जो हमारी घड़ी पर एक पल में गुजरता है, ब्लैक होल के पास घंटों, दिनों, यहां तक कि वर्षों तक खींच सकता है। इसका एक शानदार उदाहरण हमें फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया। फिल्म में एक ग्रह ब्लैक होल के पास था जहां हर एक घंटा पृथ्वी के 7 वर्षों के बराबर था। हालांकि फिल्म एक काल्पनिक रूपांतरण थी, पर इसका वैज्ञानिक आधार पूरी तरह सही है। अब सोचिए, आप एक ब्लैक होल के पास खड़े हैं और आपका एक दोस्त दूर सुरक्षित स्थान से आपको देख रहा है। आपके लिए समय सामान्य लगेगा, आपके सेकंड, मिनट वैसे ही गुजरेंगे, लेकिन आपके दोस्त की नजर में आपकी हर हरकत धीमी हो जाएगी, जैसे कोई स्लो मोशन वीडियो। और अगर आप इवेंट होराइजन के करीब पहुंचते हैं तो दूर से देखने वाले के लिए आप लगभग जमे हुए दिखाई देंगे, जैसे समय आपके लिए रुक गया हो। यानी ब्लैक होल के पास सेकंड लंबा हो जाता है, समय खींच जाता है, और इवेंट होराइजन के पार हम नहीं जानते कि समय के साथ क्या होता है, क्योंकि वहां से कोई सूचना वापस नहीं आती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इवेंट होराइजन के पार समय पूरी तरह खत्म हो सकता है। वो एक ऐसी जगह हो सकती है जहां हमारे समय और स्थान के नियम लागू ही नहीं होते। अब यह सवाल उठता है कि अगर ब्लैक होल समय को इतना बदल सकता है तो क्या हम इसका उपयोग टाइम ट्रैवल के लिए कर सकते हैं? सिद्धांत कहता है हाँ, ब्लैक होल के चारों ओर घूमना भविष्य की ओर जाने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि आप वहां समय को धीमा अनुभव करेंगे और जब वापस लौटेंगे तो बाहर का ब्रह्मांड बहुत आगे बढ़ चुका होगा। लेकिन यह विचार केवल सिद्धांत है, क्योंकि ब्लैक होल के पास पहुंचना ही असंभव के करीब है और वहां का विकिरण, गुरुत्वीय लहरें और अन्य खतरनाक प्रभाव जीवित रहना लगभग नामुमकिन बना देते हैं। ब्लैक होल के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ब्लैक होल के भीतर वर्म होल्स हो सकते हैं, स्पेस टाइम के सुरंग जैसे रास्ते जो हमें ब्रह्मांड के किसी और हिस्से या शायद किसी और समय में पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह अभी केवल गणितीय संभावना है। तो यह स्पष्ट है कि समय एक स्थिर धारा नहीं है। वो गुरुत्वाकर्षण से मुड़ता है, धीमा होता है और चरम परिस्थितियों में लगभग रुक भी सकता है। अब यह सवाल उठता है कि क्या समय की यही लचीलापन हमें एक दिन अतीत या भविष्य में यात्रा करने का रास्ता देगा? क्या हम एक दिन समय के प्रवाह को अपनी मर्जी से मोड़ पाएंगे? अगले भाग में हम इस अद्भुत विचार की गहराई में जाएंगे, टाइम ट्रैवल, विज्ञान, सिद्धांत और सच्चाई। क्या इंसान सच में समय के बंधन को तोड़ सकता है? ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया से हम एक ऐसे सवाल की ओर बढ़ते हैं जो सदियों से मनुष्य के सपनों और कहानियों में जिंदा है।
क्या समय में यात्रा संभव है? क्या हम एक दिन अपनी वर्तमान स्थिति से निकलकर अतीत या भविष्य में छलांग लगा पाएंगे? क्या समय की नदी में हम नाव चलाकर कभी पीछे जा सकते हैं या बहुत आगे अनजान कल की ओर उड़ सकते हैं? टाइम ट्रैवल का विचार नया नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक मनुष्य हमेशा ये जानना चाहता रहा है कि क्या समय को मोड़ा जा सकता है। कहानियों में, किताबों में, फिल्मों में हमने बार बार देखा कि लोग अतीत को बदलने या भविष्य देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? भविष्य की यात्रा संभव है। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत ने साबित किया कि समय का प्रवाह हर जगह समान नहीं है। यदि आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि बाकी दुनिया के लिए वो सामान्य गति से चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक अंतरिक्ष यान में सवार होकर प्रकाश की गति के करीब वर्षों तक सफर करें, तो जब आप लौटेंगे आपके लिए केवल कुछ साल बीते होंगे, लेकिन पृथ्वी पर कई दशक गुजर चुके होंगे। इस प्रभाव को टाइम डायलेशन कहा जाता है और ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। जीपीएस सैटेलाइट्स में लगे परमाणु घड़ियों में ये प्रभाव रोजाना मापा जाता है। उन्हें नियमित रूप से समायोजित करना पड़ता है क्योंकि वे पृथ्वी की तुलना में थोड़ा अलग गति से समय मापती हैं। अतीत की यात्रा बेहद जटिल और खतरनाक। भविष्य में जाना वैज्ञानिक रूप से संभव है, लेकिन अतीत में लौटना ये एक रहस्य है। भौतिकी के कई समीकरण अतीत की ओर यात्रा को मना नहीं करते, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये लगभग असंभव लगता है, क्योंकि अतीत में जाने के लिए हमें समय के प्रवाह को उल्टा करना होगा और ये एंट्रोपी के नियम के खिलाफ है। फिर भी कुछ विचार जैसे वर्म होल्स और क्लोज टाइम लाइक कर्व्स ये संभावना दिखाते हैं कि समय का ताना बाना इस तरह मुड़ सकता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अतीत या भविष्य के रास्ते खुल जाएं। लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ऐसा वास्तव में संभव है। पैराडॉक्स, समय का उलझा हुआ जाल। अगर मान लें कि हम अतीत में जा सकते हैं, तो इससे कई सवाल और विरोधाभास पैदा होते हैं। सबसे मशहूर उदाहरण है दादा पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए आप अतीत में गए और गलती से अपने दादा को उनके बचपन में ही रोक दिया, जिससे आपका जन्म ही नहीं होता, तो फिर आप अतीत में गए कैसे? ऐसे विरोधाभास बताते हैं कि अतीत में यात्रा इतनी सरल नहीं हो सकती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर अतीत की यात्रा संभव भी हो, तो घटनाएं पहले से तय होती हैं। आप कुछ बदल नहीं सकते क्योंकि अतीत पहले ही घट चुका है। यानी आप चाहे जो करें वो उसी तरह होगा जैसा होना लिखा था। क्या समय यात्रा एक दिन हकीकत बनेगी? आज विज्ञान की नज़र में भविष्य की यात्रा संभव है, लेकिन तकनीकी रूप से बेहद कठिन, और अतीत की यात्रा केवल सिद्धांतों और कल्पनाओं तक ही सीमित है। फिर भी जैसे हमने परमाणु की धड़कन पकड़ ली, जैसे हमने ब्लैक होल के पास समय के धीमेपन को समझ लिया, कौन जाने भविष्य में हम समय के रहस्यों को और गहराई से सुलझा पाएं। यहां से हम जुड़ते हैं समय के एक और अद्भुत पहलू से, समय और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का गहरा संबंध। हमने जाना कि समय बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, पर सवाल है, बिग बैंग से पहले क्या था? क्या समय वास्तव में शून्य से शुरू हुआ या वो हमेशा से था? अगले भाग में हम उतरेंगे इस गहन प्रश्न में, बिग बैंग से पहले का समय, वो रहस्य जो विज्ञान अभी भी सुलझा नहीं पाया। अब हम उस सवाल के सामने खड़े हैं जिसे पूछने से भी वैज्ञानिक हिचकिचाते हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? क्या समय की कोई शुरुआत थी या वो हमेशा से मौजूद है? ये प्रश्न उतना ही गूढ़ है जितना समय स्वयं, क्योंकि जब हम पहले कहते हैं तो हम मानते हैं कि समय पहले से चल रहा था, लेकिन बिग बैंग से पहले समय था ही नहीं, तो पहले शब्द का कोई अर्थ नहीं बचता। बिग बैंग, समय की जन्मस्थली। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक अकल्पनीय रूप से छोटा, गर्म और सघन बिंदु था। इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। उसी क्षण जब बिग बैंग हुआ, स्पेस और टाइम दोनों का विस्तार शुरू हुआ,
यानी समय की घड़ी उसी पल से चलनी शुरू हुई। इसीलिए अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं बिग बैंग से पहले समय नहीं था। वो न कोई खाली जगह थी, न कोई अंधेरा, न कोई पहले, बस कुछ नहीं, और उसी कुछ नहीं से सब कुछ जन्मा। क्या कुछ नहीं सच में कुछ नहीं होता? यहां दर्शन और विज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं एक अवस्था है जहां कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, पर ऊर्जा के सूक्ष्म कंपन मौजूद होते हैं। क्वांटम भौतिकी बताती है कि वैक्यूम भी पूरी तरह खाली नहीं होता। उसमें छोटे छोटे कण क्षण भर के लिए प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो क्या बिग बैंग इन कणों की क्वांटम झलक से शुरू हुआ? क्या समय इन झिलमिलाते कंपन से जन्मा? स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टीवर्स की संभावना। स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टीवर्स जैसे सिद्धांत कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं हो सकता है, अनगिनत ब्रह्मांड हो, हर एक का अपना समय, अपना नियम, अपनी कहानी। इस दृष्टि से बिग बैंग केवल एक स्थानीय घटना थी। हमारे ब्रह्मांड का समय वहां से शुरू हुआ, पर दूसरे ब्रह्मांडों में समय का बहाव अलग हो सकता है। इस विचार से एक प्रश्न और जन्म लेता है, क्या समय सार्वभौमिक है या हर ब्रह्मांड का अपना समय है? साइक्लिक यूनिवर्स, समय का अनंत चक्र। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता है। बिग बैंग से ब्रह्मांड फैलता है, फिर सिकुड़ता है यानी बिग क्रंच, और फिर दोबारा फटता है, यानी समय भी एक चक्र में चलता है। अगर ये सही है तो बिग बैंग से पहले एक और ब्रह्मांड था जिसकी मृत्यु ने हमारे ब्रह्मांड का जन्म दिया, और ये क्रम अनंत काल तक चलता रहेगा। समय का कोई आरंभ नहीं। दर्शन के स्तर पर कुछ विचार कहते हैं कि समय कभी शुरू नहीं हुआ, वो हमेशा से है, जैसे एक अनंत नदी। हम उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। हम सोचते हैं कि ये शुरुआत और अंत रखता है, पर वो हमारे समझ से कहीं परे है। इस बिंदु पर विज्ञान ठहर जाता है, क्योंकि बिग बैंग से पहले का समय विज्ञान के ज्ञात नियमों से परे है। ये वो क्षेत्र है जहां भौतिकी, गणित और दर्शन एक साथ मिलकर जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां से एक नया अद्भुत विचार निकलता है। अगर समय की शुरुआत बिग बैंग में हुई, तो क्या समय का कोई किनारा है? क्या हम उस किनारे को कभी छू पाएंगे? अगले भाग में हम जानेंगे ब्रह्मांड के विस्तार और समय की सीमाओं का रहस्य। कैसे ब्रह्मांड का फैलाव समय की धड़कन तय करता है, और क्या ये हमें उसके अंतिम किनारे तक ले जा सकता है? हम अब समय की उस परत में प्रवेश कर रहे हैं जहां ब्रह्मांड का हर कदम, हर धड़कन सीधे समय के प्रवाह को आकार देता है। हमने जाना कि बिग बैंग समय का जन्म था, पर सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड का फैलाव समय की गति को नियंत्रित करता है? और क्या ये हमें समय की अंतिम सीमा तक ले जाएगा? ब्रह्मांड का विस्तार, समय की सांस। खगोल शास्त्री एडविन हबल ने 1929 में यह खोज की कि गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही हैं। उनकी दूरी जितनी ज्यादा, वे उतनी तेजी से दूर जा रही थीं। इससे साबित हुआ ब्रह्मांड फैल रहा है। इस फैलाव को आप एक गुब्बारे पर खींची बिंदुओं से समझ सकते हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, हर बिंदु दूसरे से दूर होता जाता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड का हर कोना हर दूसरे कोने से दूर जा रहा है। समय और विस्तार का संबंध। ये फैलाव केवल जगह का नहीं, बल्कि समय का भी है। ब्रह्मांड जितना फैलता है, समय की संरचना भी बदलती है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में समय बेहद तेजी से बीता, क्योंकि ऊर्जा और घनत्व बहुत ज्यादा थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, समय का प्रवाह स्थिर हुआ। आज का समय जो हम अपनी घड़ियों पर महसूस करते हैं, उसका तालमेल इस ब्रह्मांड की इस विशाल गति से जुड़ा हुआ है। डार्क एनर्जी, समय को खींचने वाली रहस्यमयी शक्ति। 1998 में वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज होता जा रहा है। इस रहस्यमयी शक्ति को कहा गया डार्क एनर्जी। हम इसे सीधे देख नहीं सकते, पर इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर है। डार्क एनर्जी समय को खींच रही है, वो हर गैलेक्सी को दूर धकेल रही है, और अगर ये इसी तरह बढ़ती रही तो समय की धाराएं और लंबी और धीमी होती जाएंगी। क्या ब्रह्मांड का कोई किनारा है?
बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड का कोई किनारा होगा जहां हम पहुंचकर कहेंगे यहां से आगे कुछ नहीं। पर वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का कोई भौतिक किनारा नहीं। ये या तो अनंत है या इतना विशाल है कि हमारी दृष्टि कभी उस तक नहीं पहुंच सकती। जो हम देख सकते हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये वो सीमा है जहां तक प्रकाश बिग बैंग से अब तक पहुंच पाया है। उसके पार क्या है वो अभी भी रहस्य है। समय का अंतिम किनारा, हीट डेथ का संकेत। ब्रह्मांड के इस निरंतर विस्तार का एक संभावित परिणाम है हीट डेथ। हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। ये वो अवस्था है जब विस्तार इतना बढ़ जाएगा कि हर तारा बुझ जाएगा, हर ऊर्जा फैल जाएगी और सब कुछ ठंडे अंधेरे मौन है डूब जाएगा। उस समय घड़ियों की टिक टिक का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि घटनाएं रुक जाएंगी और समय खुद धीमा पड़ते पड़ते एक बिंदु पर ठहर जाएगा। क्या हम कभी इस सीमा तक पहुंचेंगे? हम इंसान इस अंतिम सीमा तक शायद कभी ना पहुंच पाएं। हमारी सभ्यता, हमारे ग्रह शायद इस ब्रह्मांडीय कहानी का केवल एक छोटा अध्याय है। पर यह जानना कि समय का एक अंत हो सकता है, हमें अपने हर वर्तमान क्षण की कीमत सिखाता है। अब एक नया सवाल सामने आता है, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल और समय इतना लचीला है, तो क्या समय के प्रवाह को हम बदल सकते हैं? क्या मनुष्य एक दिन समय को नियंत्रित करने की शक्ति पा सकता है या हमेशा उसके कैदी रहेंगे? अगले भाग में हम जानेंगे मानव और समय का भविष्य। क्या हम समय के स्वामी बन सकते हैं या हमेशा उसके कैदी? अब तक हमने समय को देखा, उसके जन्म से लेकर उसकी संभावित मृत्यु तक, उसकी गति, उसकी परिभाषा और उसके रहस्यों तक। पर अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या मनुष्य एक दिन समय को नियंत्रित कर सकेगा? क्या हम समय के कैदी रहेंगे या उसके मालिक बन जाएंगे? मानव का सपना, समय को मोड़ने का प्रयास। मनुष्य हमेशा समय से लड़ता आया है। हम चाहते हैं कि अच्छे पल लंबे हों और बुरे पल जल्दी खत्म हो जाएं। हम उम्र बढ़ने को रोकना चाहते हैं और कभी-कभी अतीत की गलतियों को सुधारने का सपना देखते हैं। आज विज्ञान समय को बदलने के कई तरीके खोज रहा है, पर अभी ये प्रयास सिर्फ छोटे स्तर पर सीमित हैं। समय को धीमा करने के तरीके क्या संभव है? आप ये जानकर चौंकेंगे कि हम पहले से ही कुछ हद तक समय को धीमा कर सकते हैं। कैसे? गति से। जैसा हमने सापेक्षता सिद्धांत में सीखा, जितना तेज आप चलेंगे, आपके लिए समय धीमा होगा। अंतरिक्ष यात्री जब लंबे समय तक कक्षा में रहते हैं, तो उनके लिए समय पृथ्वी के लोगों से थोड़ा धीमा गुजरता है। गुरुत्वाकर्षण से। जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण, वहां समय धीमा। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए भविष्य में शायद हम ऐसे स्थान खोजें जहां समय का बहाव अलग हो, लेकिन यह बदलाव बेहद छोटा है और तकनीकी रूप से नियंत्रित करना मुश्किल। एंटी एजिंग और जैविक समय। वैज्ञानिक सिर्फ ब्रह्मांडीय समय ही नहीं, बल्कि जैविक समय को भी नियंत्रित करने का सपना देखते हैं। हमारे शरीर की उम्र समय की एक गिनती है। यदि हम कोशिकाओं की मरम्मत रोक सकें, डीएनए को स्थिर रख सकें, तो शायद उम्र धीमी की जा सकती है। आज कई शोध ये साबित कर रहे हैं कि उम्र बढ़ना पूरी तरह अनिवार्य नहीं, बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है जिसे समझकर बदला जा सकता है। यानी एक दिन मनुष्य समय के इस पहलू पर काबू पा सकता है। समय पर पूर्ण नियंत्रण, सपना या सच्चाई? अगर हम कल्पना करें कि भविष्य में हम समय को मोड़ने, रोकने या पीछे ले जाने में सक्षम हो जाएं, तो ये एक अद्भुत लेकिन खतरनाक शक्ति होगी, क्योंकि समय केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का ढांचा है। समय के साथ छेड़छाड़ ब्रह्मांड के नियमों को हिला सकती है। इसलिए कई वैज्ञानिक मानते हैं कि समय पर पूर्ण नियंत्रण कभी संभव नहीं होगा। कृत्रिम समय, मानव निर्मित घड़ियों का भविष्य। भले ही हम समय के प्रवाह को ना मोड़ सकें, पर हम समय को मापने के तरीकों को और सटीक बना सकते हैं। भविष्य की ऑप्टिकल परमाणु घड़ियां इतनी सटीक होंगी कि अरबों वर्षों तक एक भी सेकंड का अंतर नहीं होगा। ये घड़ियां अंतरिक्ष यात्रा,
क्वांटम कंप्यूटर और शायद समय के नए रहस्य खोलने में मदद करेंगी। समय और चेतना का नया मिलन। भविष्य में सिर्फ भौतिक समय ही नहीं, बल्कि हमारी चेतना का समय भी बदलने की कोशिश होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, न्यूरोसाइंस और वर्चुअल रियलिटी हमें ऐसे अनुभव दे सकती है जहां 1 सेकंड घंटों जैसा लगे या 1 घंटा पलक झपकते बीत जाए। हो सकता है हम अपने मानसिक समय को अपनी इच्छा से बदल सकें। समय के इस संभावित भविष्य को देखते हुए एक बात साफ होती है, हम समय के मालिक नहीं बल्कि उसके साथी बन सकते हैं। हम उसका सम्मान करके, उसके प्रवाह को समझकर, उसके साथ तालमेल बिठाकर अपनी यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। अब अंतिम चरण से पहले एक आखिरी सवाल उठता है, समय केवल विज्ञान का हिस्सा है या ये एक आध्यात्मिक अनुभव भी है? क्या समय को महसूस करना हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा सत्य है? अगले भाग में हम उतरेंगे समय के आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलू में। कैसे समय हमें जीवन का अर्थ सिखाता है। हमने विज्ञान के नजरिए से समय को देखा, उसके नियम, उसकी परिभाषा, उसकी सीमाएं समझी। पर समय सिर्फ भौतिकी का विषय नहीं है। समय एक अनुभव है, एक एहसास, एक प्रवाह जो हमारी चेतना के हर पल को छूता है। विज्ञान समय को मापता है, परंतु जीवन समय को जीता है। समय और जीवन का तालमेल। हर व्यक्ति के लिए समय का बहाव अलग होता है। बचपन में 1 साल लंबा लगता है क्योंकि हर दिन नया अनुभव लाता है। बुढ़ापे में वही साल पलक झपकते गुजर जाता है क्योंकि अनुभवों की गति धीमी हो जाती है। यानी समय की घड़ी सिर्फ बाहरी नहीं, हमारे मन में भी चलती है। हमारा दिमाग घटनाओं के क्रम से अपना समय बनाता है। दर्शन का दृष्टिकोण। दार्शनिकों ने हमेशा पूछा है, क्या समय वास्तविक है या केवल हमारे अनुभव की एक परछाई? प्राचीन भारतीय दर्शन कहता है, काल केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा है। हिंदू ग्रंथों में समय अनंत चक्र के रूप में वर्णित है, सृष्टि, पालन और विनाश का अंतहीन चक्र। यूनानी दार्शनिक प्लूटो मानते थे कि समय केवल परिवर्तन का माप है। जहां परिवर्तन रुक जाए वहां समय भी रुक जाएगा। आध्यात्मिक अनुभव। समय से परे। ध्यान, प्रार्थना और गहरे आध्यात्मिक अनुभवों में लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने समय को रुकते महसूस किया। कुछ क्षण इतने शुद्ध होते हैं कि उनमें अतीत और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता, सिर्फ वर्तमान की गहराई होती है। यही वो अवस्था है जहां समय की पकड़ कमजोर पड़ती है और हम अनंत का स्वाद चखते हैं। वर्तमान का महत्व। अक्सर हम अतीत की यादों और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं, पर समय का सबसे सच्चा अनुभव अब में है। ये क्षण जो आप अभी जी रहे हैं, यही वास्तविक है। बाकी सब केवल स्मृति या कल्पना है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है कि वर्तमान में जियो, क्योंकि यही समय की असली सच्चाई है। समय का सबक। समय हमें 2 बातें सिखाता है। पहली, हर पल की कद्र करो क्योंकि वो लौटकर नहीं आएगा। और दूसरी, बदलाव को स्वीकार करो क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता, वो बहता है और हमें उसके साथ बहना सीखना पड़ता है। अब हम अपने सफर के अंतिम चरण में हैं। हमने समय के विज्ञान, उसके रहस्य और उसके आध्यात्मिक पहलू को समझा, लेकिन अंत में एक सवाल अभी भी बाकी है। जब हम सेकंड की परिभाषा से लेकर ब्रह्मांड की अंतिम सीमा तक पहुंचे, तो समय हमें कौन सा अंतिम रहस्य बताता है? अगले भाग में हम इस यात्रा का निष्कर्ष देखेंगे, समय का अंतिम रहस्य और मानवता के लिए उसका संदेश। हमारी लंबी यात्रा अब अपने अंतिम मोड़ पर है। हमने समय को विज्ञान की आंखों से देखा, उसकी परिभाषा सेकंड की धड़कनों में महसूस की, ब्लैक होल के पास उसकी लचक को समझा और उसकी आध्यात्मिक गहराई को छुआ। अब सवाल है, समय का अंतिम रहस्य क्या है? क्या समय हमें कोई संदेश देता है? समय माप से परे एक सत्य।
विज्ञान समय को सेकंड, मिनट, घंटों में मापता है, पर समय का असली स्वरूप इन इकाइयों से कहीं आगे है। समय केवल वो नहीं है जो घड़ी की सुइयों पर चलता है। समय एक अनुभव है, एक प्रवाह है, एक रहस्य है जो ब्रह्मांड और चेतना को जोड़ता है। जब हम कहते हैं अभी, तो वो क्षण जैसे हाथ से फिसल जाता है। समय हमें दिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, सब कुछ बदलता है, सब कुछ गुजर जाता है। मानव और समय का रिश्ता। हम मनुष्य समय को रोक नहीं सकते, ना ही उसे पीछे मोड़ सकते हैं, पर हम उसे जी सकते हैं। हर पल का सही उपयोग कर सकते हैं, हर अनुभव को महसूस कर सकते हैं। समय हमें सिखाता है कि जीवन सीमित है और इसी सीमा के कारण जीवन इतना मूल्यवान है। समय का वैज्ञानिक संदेश। वैज्ञानिक नजरिए से समय हमें बताता है कि ब्रह्मांड बदल रहा है, हमारा अस्तित्व अस्थायी है, पर ज्ञान, खोज और जिज्ञासा हमें इस अस्थायी अस्तित्व में अनंत का स्वाद चखाती है। हमने सीखा कि सेकंड परमाणु की धड़कन में छुपा है, कि ब्रह्मांड की धड़कन हर जगह अलग हो सकती है और कि समय की परिभाषा बदलती है जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलते जाते हैं। समय का आध्यात्मिक संदेश। आध्यात्मिक नजरिए से समय कहता है, वर्तमान में जियो, क्योंकि वही वास्तविक है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना। सिर्फ वर्तमान एक उपहार है और इसलिए उसे प्रेजेंट कहा जाता है। जब हम वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं, तो हम समय की सच्चाई को महसूस करते हैं। हम उस अनंत के करीब पहुंचते हैं जो हर क्षण में छुपा है। समय का अंतिम रहस्य। शायद समय हमें यह बताना चाहता है कि वो दुश्मन नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है। वो हमें जन्म से मृत्यु तक ले जाता है और हर अनुभव के जरिए हमें सिखाता है कि जीवन कितना सुंदर, कितना नाजुक है। समय हमें यह एहसास दिलाता है कि हर सेकंड की कीमत है, क्योंकि हर सेकंड ब्रह्मांड के सबसे सटीक कंपन का परिणाम है। हर सेकंड आपके जीवन का एक अनमोल मोती है। अब हम इस यात्रा के अंत के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अंत का मतलब खत्म होना नहीं। समय की तरह यह यात्रा भी आपके भीतर एक नई शुरुआत का संकेत है। अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष देखेंगे, कैसे समय की परिभाषा, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ मिलकर हमें जीवन का असली अर्थ सिखाती है। हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, एक लंबी कहानी के बाद, जहां हमने समय के जन्म, उसकी परिभाषा, उसके रहस्यों और आध्यात्मिक अर्थ को समझा। अब हम उसकी पूरी तस्वीर देख सकते हैं। सेकंड की परिभाषा से शुरू हुआ सफर। हमने इस यात्रा की शुरुआत उस सरल सवाल से की थी, एक सेकंड क्या है? और हमने जाना कि यह कोई मनमानी गिनती नहीं, बल्कि परमाणु के सबसे स्थिर कंपन पर आधारित एक वैज्ञानिक सटीकता है। यह परिभाषा इंसानों के प्रयास का प्रतीक है कि हम ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म धड़कन को पकड़ सकते हैं। विज्ञान का अद्भुत दृष्टिकोण। फिर हमने सीखा कि समय कोई स्थिर धारा नहीं, बल्कि वह गुरुत्वाकर्षण और गति से मुड़ सकता है, धीमा या तेज हो सकता है। ब्लैक होल के पास समय का खिंचना, गैलेक्सियों का दूर भागना, ब्रह्मांड का फैलना, ये सब दिखाते हैं कि समय ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना हुआ है और शायद हम कभी इस ताने बाने के छिपे धागों तक पहुंच पाएंगे। दार्शनिक और आध्यात्मिक आयाम। विज्ञान हमें समय का मापन देता है, पर दर्शन और आध्यात्मिकता हमें समय का अर्थ समझाती है। वे हमें बताते हैं कि हर पल की कद्र करो, क्योंकि हर क्षण अद्वितीय है। ध्यान,
प्रार्थना और गहरे अनुभवों में समय की पकड़ ढीली हो जाती है। वह हमें सिखाता है कि वर्तमान में जीना सबसे बड़ा ज्ञान है। मानवता का भविष्य और समय का रहस्य। भविष्य में हम समय को बेहतर मापेंगे, शायद उसकी धारा को मोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन चाहे हम कितनी भी तकनीक बना लें, समय हमेशा हमसे एक कदम आगे रहेगा, क्योंकि समय केवल एक भौतिक घटना नहीं, वह हमारी चेतना का हिस्सा है। जब तक हम जीते हैं वह बहता रहेगा, और जब हम नहीं रहेंगे वह फिर भी बहता रहेगा, किसी और कहानी, किसी और ब्रह्मांड के लिए। समय का अंतिम संदेश। समय हमें यह कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा साथी हूं। मुझे समझो, मुझे महसूस करो, हर सेकंड को जी भर के जियो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची दौलत है। अंत जो एक नई शुरुआत है। इस वीडियो के साथ हमारी यह यात्रा खत्म होती है, पर वास्तव में यह आपके लिए एक नई शुरुआत है। अब जब आप घड़ी की टिक टिक सुने तो याद रखें, हर टिक ब्रह्मांड का चमत्कार है, हर सेकंड जीवन का तोहफा है। तो दोस्तों, यह थी समय की अद्भुत और रहस्यमय कहानी। आशा है आपने इस सफर में ना केवल समय के विज्ञान को समझा, बल्कि उसकी खूबसूरती को भी महसूस किया। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वे भी समय के इस रहस्य से रूबरू हो सकें। और याद रखिए,